नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ शासकों की कहानियां ऐसी हैं जो किसी महाकाव्य से कम नहीं लगतीं। आज हम एक ऐसे ही महान भारतीय सम्राट की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी नौसेना की ताकत ने, सच कहूं तो, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और जिनकी जीत की कहानी समुद्र की सीमाओं को भी पार कर गई। जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसकी नौसेना ने वाकई समुद्र की लहरों को रौंद दिया हो। एक ऐसा विजेता जिसकी सेना ने हजारों किलोमीटर दूर किसी और की जमीन पर अपना झंडा गाड़ दिया। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की। तो आज के इस सफर में हम राजेंद्र चोल के जीवन और उनकी असाधारण उपलब्धियों के इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक शक्तिशाली विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे एक नई ऊंचाई दी, कैसे जमीन पर अपनी सत्ता को मजबूत किया और फिर समुद्र के पार एक ऐसा अभियान छेड़ा जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। तो चलिए इस महागाथा की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब चोल साम्राज्य अपने शिखर पर था। ये समझना बहुत जरूरी है कि राजेंद्र चोल को विरासत में मिली क्या थी, वो कौन सी शक्ति थी जिसने उनकी इतनी बड़ी बड़ी जीतों की नींव रखी। देखिए, राजेंद्र चोल के पिता महान सम्राट राजराजा चोल प्रथम वो पहले ही दक्षिण भारत में एक बहुत शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य बना चुके थे। चोल साम्राज्य उस समय एक बड़ी ताकत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजेंद्र की सोच, उनकी महत्वाकांक्षा इस साम्राज्य को कल्पना से भी परे सागर के उस पार ले जाने की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि राजेंद्र सत्ता के शिखर तक पहुंचे कैसे? क्या ये सब आसानी से हो गया? चलिए जरा उनकी विरासत और राज्याभिषेक पर एक नजर डालते हैं। सत्ता का जो हस्तांतरण था ना, वो बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेटेजिक था। साल 1012 में उनके पिता राजराजा ने उन्हें सह शासक यानी को रीजेंट बना दिया ताकि उन्हें शासन चलाने का अनुभव मिल सके। और फिर 1014 ईस्वी में पिता के निधन के बाद राजेंद्र चोल प्रथम पूरी तरह से सम्राट बने। इस सोची समझी प्रक्रिया ने साम्राज्य में स्थिरता बनाए रखी और सह शासक के तौर पर ही उन्हें मुम्मडी चोल की उपाधि मिली थी, जिसका मतलब है 3 मुकुटों वाला चोल। ये उपाधि चेर, चोल और पांड्य इन 3 महान राज्यों पर उनके अधिकार का प्रतीक थी। मतलब ये दिखाता है कि सम्राट बनने से पहले ही उनका दबदबा कितना ज्यादा था। देखिए, समुद्र पर विजय पाने से पहले एक कुशल सम्राट की तरह राजेंद्र ने सबसे पहले जमीन पर अपनी शक्ति को बिल्कुल मजबूत बनाया। उन्होंने उन अभियानों को पूरा किया जो उनके पिता ने शुरू किए थे और अपने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाया। उनके जो जमीनी अभियान थे वो एक के बाद एक विजय की कहानी है। 1017-18 में श्रीलंका पर पूरी तरह से कब्जा, पांड्य और चेर राज्यों के विद्रोहों को पूरी तरह से कुचलना और 1022 में पूर्वी चालुक्यों को हराकर पूरे दक्षिण भारत में अपनी बादशाहत साबित करना। इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि राजेंद्र ने सिर्फ जीत ही नहीं पाई बल्कि अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा किया। जैसे राजराजा ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था, लेकिन राजेंद्र ने पूरे द्वीप को जीत लिया और वहां के राजा महिंदा पंचम को बंदी बना लिया। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इसने दक्षिण में किसी भी चुनौती की गुंजाइश खत्म कर दी। और अब आते हैं राजेंद्र चोल की उस उपलब्धि पर जो उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना देती है। उनका महान समुद्र पार नौसैनिक अभियान। ये भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है, यकीनन। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर एक ऐसा साम्राज्य जिसकी ताकत मुख्य रूप से जमीन पर थी, उसने समंदर के पार इतना बड़ा नेवल अटैक क्यों किया? इसके पीछे बहुत गहरी रणनीतिक वजहें थीं। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो बहुत ही अमीर समुद्री व्यापार मार्ग थे, उन पर पूरा कंट्रोल करना। दूसरा, श्रीविजय साम्राज्य की चुनौती को खत्म करना। ये सुमात्रा में एक बहुत शक्तिशाली नौसैनिक ताकत थी और भारतीय व्यापार में रुकावट डाल रही थी। और तीसरा, एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना और पूरी दुनिया में चोल साम्राज्य का लोहा मनवाना। तो साल था 1025। ये ऐतिहासिक अभियान शुरू हुआ। चोल नौसेना ने बिजली की तेजी से श्री विजय साम्राज्य पर हमला किया और उनके राजा संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को बंदी बना लिया। लेकिन इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी जीत थी कदारम, यानी आज के मलेशिया के केदार राज्य पर कब्जा, जो उस समय एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। जरा इस अभियान के पैमाने को समझिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी।
चोल नौसेना ने सुमात्रा में श्रीविजय और पन्नई, मलय प्रायद्वीप में कदारम और मलयोर और यहाँ तक कि निकोबार द्वीप समूह पर भी जीत हासिल की। इस एक जीत ने हिंद महासागर के व्यापार मार्गों को पूरी तरह से चोलों के नियंत्रण में ला दिया। अपनी सैन्य विजयों के शिखर पर राजेंद्र चोल ने एक ऐसा प्रतीकात्मक काम किया जो उनकी शक्ति और उनकी सोच को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर गया। उन्होंने एक नई भव्य राजधानी बनवाई। उत्तर भारत में गंगा नदी तक के इलाकों को जीतने के बाद राजेंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वो पवित्र गंगा नदी से जल लेकर आएं। ये एक तरह से पूरे भारत पर उनके प्रभाव का ऐलान था, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। और इसी उत्तरी जीत की याद में उन्होंने एक नई राजधानी बसाई और उसका नाम रखा गंगईकोंडा चोलपुरम, यानी गंगा को लाने वाले चोल का शहर। ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है ना? इस नई राजधानी में एक बहुत ही शानदार मंदिर बनाया गया जो आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासन का केंद्र भी था, जहां से इतने बड़े साम्राज्य को चलाया जाता था। तो राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल में क्या हासिल किया और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए, चलिए उनके शासन के असर को संक्षेप में समझते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम ने लगभग 33 सालों तक 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। सोचिए, इन 3 दशकों में उन्होंने न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये तुलना देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। जहां राजा चोल का साम्राज्य दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका में ताकतवर था, वहीं राजेंद्र चोल ने इसे उत्तर में पवित्र गंगा नदी से लेकर पूरे श्रीलंका तक फैलाया और हिंद महासागर से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के समुद्री रास्तों पर अपना परचम लहराया। तो उनकी विरासत क्या है? वो अमर हैं। वो भारत के पहले महान नौसैनिक सम्राट थे जिन्होंने समुद्र को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम जैसी विश्व धरोहर बनाई। उनका स्थानीय स्वशासन का मॉडल आज भी सराहा जाता है। और हाँ, उनके अभियानों ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति को फैलाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो आखिर में एक सवाल, राजेंद्र चोल की कौन सी उपलब्धि ज्यादा प्रभावशाली थी? जमीन पर उनकी पूरी जीत या फिर समुद्र पर उनकी वो महारत जो पहले किसी ने नहीं देखी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी अद्भुत प्रतिभा और असाधारण दूरदर्शिता को दिखाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की शक्ति सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक समय था जब समुद्रों पर भी उसका राज था।